Hello everyone, welcome to Study Unscripted. This is chapter 2 of class 11th, Motion in Straight Line, NCERT. Let's start. So, motion in straight line. The first thing we are going to do is the introduction, then the instantaneous velocity and speed, later on acceleration, then kinematic equation for uniformly accelerated motion, relative velocity, then summary and points to ponder. A complete one shot of this chapter from NCERT book. So, topic 2.1 Introduction. तो इंट्रोडक्शन में है कि व्हाट इज मोशन मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वी वॉक रन राइड बाइसिकल इवन वी आर स्लीपिंग एयर मूव्स इनटू आवर लंग्स तो समझ सकते हो तो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड डाउन हियर इज दैट मोशन इज चेंज इन पोजीशन विथ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस कैन बी सेड एट मोशन में ओके तो अब देखते हैं कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन ओके so changing the position of an object with respect to time it's called motion but if it is happening on a straight line that's called rectilinear motion for the case of rectilinear motion with uniform acceleration a set of simple equations can be obtained जो later on chapters में दे रखे हैं by which we solves numerical okay so the next point in a good number of situations in real life the size of an object can be neglected and they can be considered as point like object without much error okay in kinematics we study ways to describe the motion without going into the cause of motion और इस चैप्टर को हम लोग जनरली काइनेमेटिक्स 1 भी बोलते हैं तो व्हाट डज द काइनेमेटिक्स मीन्स so it is a general way of describing the motion without going into the cause of the motion okay so the topic 2.1 instantaneous velocity and speed. The average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval. Okay. So what is instantaneous velocity? Instantaneous velocity is nothing but जब लिमिटिंग टाइम जो हमारा होता है वो जीरो होता है या सबसे जो कम हो वो पॉसिबल उसको इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं. We are going to see it here. The average velocity tells how fast an object is moving over a given time interval, but does not tell how fast it moves at different instant of time during that interval. For this, we define instantaneous velocity. अगर किसी certain time interval पे हमें पता करना होता है उस चीज के लिए instantaneous velocity at that instant. Okay. So the velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. मतलब just like zero एकदम ही छोटा हो जाए. In other words, अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी देख रखा है इसका लिमिटिंग दे रखा है डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो तक या इन्फिनिटिसली स्मॉल ओके तो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इट्स कॉल्ड वेलोसिटी या dx by dt भी हम बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट वी कैन गेट इट न्यूमेरिकली ऑल्सो और ग्राफिकल तरीके से भी पता किया जा सकता है दो तरीके होते हैं पता करने के लिए अगर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे पता करना होता है तो पहला है न्यूमेरिकल तरीका दूसरा है ग्राफिकल तरीका ओके तो ये जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं वहीं इसमें लिख रखा देख लेते हैं आगे तो दिस इज द ग्राफिकल वे ओके तो ग्राफिकल वे में ये देखो एक्स टी ग्राफ है एक्स टी ग्राफ से हमें क्या मिलता है वेलोसिटी मिलता है अगर हम इसके स्लोप को देखें तो हमें वेलोसिटी मिलता है विच इज़ द डिफरेंशिएशन और एरिया से एरिया जो होता है इंटीग्रेशन होता है तो एक्स टी ग्राफ का इंटीग्रेशन एरिया निकाल के हमें कुछ नहीं मिलता हमें कुछ निकालना नहीं होता बट अगर यहाँ पे कोई वी टी ग्राफ होता और उसका अगर हम एरिया निकालते तो हमें सेंस पता चलता उसका पोजीशन पता चलता तो यहाँ पे भी एरिया का कोई काम नहीं है बस जनरली पता रखो कि एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाता है और जहाँ पे स्लोप होता है वहाँ पे डिफरेंशिएशन ओके तो द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज द वेलोसिटी बोला ना स्लोप से डिफरेंशिएशन स्लोप से डिफरेंशिएशन जैसे कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी तो ये जो डिफरेंशिएशन हुआ ये स्लोप की वजह से हुआ क्योंकि ये स्लोप है ना यहाँ पे स्लोप देखना है ओके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है
It is difficult to show this process graphically, but if we use numerical method to obtain the value of the velocity, the meaning of the limiting process becomes clear. अब ये ग्राफिकल तरीका तो होता है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है निकालना, सो न्यूमेरिकल तरीका ज़्यादा आसान हो जाता है ग्राफिकल तरीके से। ओके, और ये न्यूमेरिकल तरीका क्या है, वहीं dx डिवाइडेड बाय dt, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा। सो हियर इज द न्यूमेरिकल वे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ओनली वी हैव टू अप्लाई dx बाई dt या चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहाँ पे क्या कर रखा है ना, यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालने पे क्या आएगा, 3 आएगा करके एक दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी क्या आएगा इन दोनों के लिए, तो दे रखा है और यहाँ पे पोजीशन दे रखा है। ठीक है, तो पोजीशन का चेंज इन पोजीशन कितना है, 7.84, तो इट्स नथिंग बट 7.84 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.92 एंड दिस इज द चेंज इन पोजीशन, और इसको हम लोग वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और बाकी में भी सेम यही तरीका कर रखा, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, so let's check the next page। अब जान लो जो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन मींस द वेलोसिटी या तो जीरो है या उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, सर्टेन वेलोसिटी से वो चलते जा रहा है और एक्सेलरेशन भी वहाँ पे जीरो है। ओके, तो दैट्स कॉल्ड अ यूनिफॉर्म। यहाँ पे सारे मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं और इन चीज़ों में कुछ नहीं दे रखा, जो है ये हाईलाइटेड पोर्शन से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, वो स्टेटमेंट क्यों हो या एजर्शन रीजन हो। So the graphical method for the determination of the instant velocity is always not a convenient method। ऊपर बोला ना कि थोड़ा ये दिक्कत वाला होता है, थोड़ा तकलीफ होता है ग्राफिकल से, न्यूमेरिकल इट्स मोर इजी। So for this we must carefully plot the position time graph, xt time graph को बोल रहा है, calculate the value of average velocity as delta t becomes smaller and smaller, वहीं smaller and smaller infinitesimally small, और हम लोग इंस्टेंट वेलोसिटी लगाने में पता करते हैं इसको। ठीक है, तो इजी टू कैलकुलेट न्यूमेरिकली होता है इफ वी हैव द एग्जैक्ट डाटा। ऊपर करके देखा ना, dx बाई dt चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.1 यहाँ पे क्या रखा, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a is given, b is given and t is measured in second। So what is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2? What is average velocity between t is equal to 2 second and 4 second? ओके, तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये सिंपली ये जो वैल्यू है x का, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, a हो जाएगा 0 और dx बाई dt, तो dx बाई dt हम निकालना है ना, तो a जो है उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस बी टी स्क्वायर का हो गया 2bt, वेलोसिटी मिल गया ना 2bt। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई बी, तो हो गया 5 और ये टी अभी हमने यूज़ नहीं करा है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हो गया 0, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तो वेलोसिटी हो जाएगा 10। ओके, तो नाउ द एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बीच में निकालना था, बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो पोजिशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या था हमारा, x इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो देख लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करके देखते हैं, पहले हम 4 वाला रखते हैं, 4 पुट करके देखते हैं, a तो वैसे ही रह जाएगा प्लस 16b 2 के लिए
ए तो ऐसे ही रहेगा इन प्लस 4b, और यहाँ पे माइनस कर देना है तो 2 आएगा। हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 12b डिवाइडेड बाई, लेते हैं तो 12b आना मेरा आंसर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 6b जो यहाँ पे दे रखा, और b का वैल्यू उसने 2.5 क्वेश्चन में दे रखा है, सो इट्स 15। ओके, नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, for uniform motion velocity is the same as the average velocity at all instant because it is constant. In uniform motion the velocity is constant, that's why. Okay, instantaneous speed or simple speed. Okay, important point to be noted that instantaneous speed को हम लोग simply speed भी बोल सकते हैं because we are finding the speed at that instant. Okay, is the magnitude of the velocity. ओके, मीन्स यहाँ पे हम लोग उसके डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो उसको हम लोग सिंपली स्पीड बोल दिए, और ये इक्वल किसके हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी के। अब यहाँ पे दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की इक्वल हो गया स्पीड। ओके, यहाँ पे एक और चीज को नोट डाउन करना है, एवरेज स्पीड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये सेम वही चीज है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली बातें हैं। एक अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, बट किसी अदर कंडीशन में डिस्टेंस बड़ा होगा या इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंपल टर्म्स में। तो स्पीड को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल दिए, वन थिंग क्लियर। ओके, द सेकेंड थिंग, एवरेज वेलोसिटी एट अ सर्टेन टाइम या फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लिख लो कहीं। दिस इज समराइज्ड फॉर्म। ओके, फिर से देखो, एवरेज स्पीड एट अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो द टॉपिक 2.3, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन। तो प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोस टाइम, एक्सेलरेशन को लेके गैलीलियो के टाइम में भी प्रॉब्लम रहे हैं। इट वाज फर्स्ट थॉट दैट दिस change could be described by the rate of change of velocity with distance, rate of change of velocity with distance। now हमें पता है कि ये चीज गलत है, ये पहले सोचा गया था, दिस वाज अर्ली थॉट टू बी, बट करंट सिचुएशन में dv by dt होता है। तो Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is a constant of motion for all object in free fall, g. On the other hand, change in velocity with distance is not constant. It decreases with increasing distance of fall. This leads to the concept of acceleration as the rate of change of velocity with time. अब यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लो, फिर से देख लो। Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is constant of motion of object in free fall. Free fall में कैंसिल होता है ना, जी जो हम लोग निकालते हैं। ऑल्सो द चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, अगर हम लोग dv बाई dx करें तो कांस्टेंट नहीं होगा, वो डिक्रीज होते जाता है विथ द इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल। ओके, तो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है, बन जाएगा ना कि डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, तो कीप इन माइंड ये डिक्रीज होते जाता है। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया एक्सेलरेशन का, जो होता है dv बाई dt। अब यहाँ पे दे दिया ना एक्सेलरेशन d by dt, तो एक्सेलरेशन इज अ स्लोप ऑफ vt ग्राफ, एवरीवन नोज दैट कि अगर ये vt है तो अगर इसका कुछ स्लोप होगा तो ये एक्सेलरेशन होगा, अगर कुछ एरिया निकलेगा तो ये पोजीशन का निकलेगा। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। So let's move to the next page.
अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बोला है, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट बोल लो क्लियरली, यहाँ पे वही है, काफ़ी छोटे टाइम के लिए या किसी इंस्टेंट एक्सेलरेशन पता करना होता है तो इन्फिनिटेसली स्मॉल या डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 पे हम निकालते हैं। तो वेलोसिटी is a quantity having both magnitude and direction because velocity is a vector quantity. So velocity is a quantity having both magnitude and direction. A change in velocity may involve either or both of this factor. तो हम कैसे बोलते हैं वेलोसिटी में चेंज हुआ, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या तो उसका डायरेक्शन बदल जाए। सेम थिंग एक्सेलरेशन के साथ होता है। देयरफॉर मे रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन स्पीड इन मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में, तब भी हम बोल देंगे, ठीक है। इससे क्या पता चला, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, और ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा। तो एक्सेलरेशन कैन वेरी विथ टाइम। Our study in this chapter will be restricted to motion with a constant acceleration. तो चेंज तो हो सकता है ना टाइम के साथ, बट हमें अभी इस क्लास में इस चैप्टर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में ही देखना है। ओके, यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखा है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, देखो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। निगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है। और जब हम वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जो एक्सेलरेशन आएगा वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ईटी ग्राफ के बारे में दे रखा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो उसी चीज को मैंने लिख रखा है, पोजीशन है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। अगर आप पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हो या स्लोप निकालते हो तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन या स्लोप एक्सेलरेशन आता है। वहीं अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो ईटी ग्राफ का तो आपका वेलोसिटी निकल आएगा, और वीटी ग्राफ का अगर आप इंटीग्रेशन या एरिया निकाल लो तो पोजीशन निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार कंडीशंस है ना, तो ये चारों ग्राफ के बारे में यहाँ पे मैंने नीचे बता दिया, मैं बता दे रहा हूँ। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। बोला ना कि जो एरिया होता है वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे वेलोसिटी ग्राफ दे रखा है ना, ओके। तो इस पे वीटी ग्राफ है, इसलिए यहाँ पे इसने एरिया को इंटीग्रेट कर दिया, तो वो हो जाएगा ना, पोजीशन तो निकल ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर अ टाइम इंटरवल, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन ए है जो ग्राफ का है, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी, ओके। वीटी ग्राफ में इसको दिमाग में डालते जाओ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है बट निगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है अगेन, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है, बिकॉज ये देख रहे हो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों बोल रहा है, बिकॉज इस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन है। बट अगर ये डाउन जा रहा है तो निगेटिव हो गया एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, अभी देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये तो हो गया निगेटिव डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन का भी देखो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिस इज निगेटिव एक्सेलरेशन। एंड द फोर्थ वन, यहाँ पे डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, समझ चुके होगा ना क्यों, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन का देखो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, सो एक्सेलरेशन जो है निगेटिव है, विच चेंजेस डायरेक्शन एट टी वन। और ये जो एक्सेलरेशन है ना अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कहाँ पे, टी वन पे, हो गया। यही चारों ये बोल रखा, और ये जो पॉइंट्स थे ना ये वहीं थे, पॉइंट ए जो था ये ग्राफ ए वाला था, एंड बी जो था ये ग्राफ बी वाला था, जो मैंने लिख दिया। और दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, ये देख लो काफ़ी एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होता है ना इज इक्वल टू वेलोसिटी टू द पावर 3/2, ओके, कंफ्यूज नहीं हो, तो लिख लो, ओके। तो फिगर 2.4, यहाँ पे एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, ओके। तो एरिया को क्या किया इसने, यू को मल्टीप्लाई कर दिया टी से, टी, तो यहाँ क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, सॉरी, बिकॉज इट इज अ वेलोसिटी ग्राफ ना, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, अगर ये स्पीड टाइम रहता तब डिस्टेंस, अब यहाँ पे कुछ नोट करने का है, देखो इम्पॉर्टेंट, नोट दैट एक्स टी वी टी या ए टी ग्राफ जो होता है ना,
इन सेवरल फिगर जो हमने देखा इन दिस चैप्टर have sharp kinks at some points implying that the functions are not differentiable at this point. Any realistic situation, the functions will be differentiable at all points and the graph will be smooth. Okay? तो ये कॉन्स बता रहा है कि जो बुक में हम लोग ऐसे देख रहे हैं फिगर जहाँ पे शार्प किंग्स है, लगता है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, बट एक्चुअल रियलिस्टिक कंडीशन में ये डिफरेंशिएबल भी होता है और ये काफ़ी स्मूथ है. So what this means physically is that acceleration and velocity cannot changes values abruptly at an instant. Changes are always continuous. This is important statement. Important statement है ना ये कि changes are always continuous. ठीक है, changes are always continuous. And this is 2024 and 25th edition. Okay, current edition है, मैंने डाउनलोड किया है, जो भी करंट चल रहा है वो. तो 2.4 kinematic equations for uniformly accelerated motion. अब यहाँ पे हम देखते हैं मेन चैप्टर का. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. यहाँ पे बस इतना ही है. देखो यहाँ अब ये कंडीशंस हैं जो पॉसिबल हो सकता है डिफरेंट स्टेजेस, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा हो बट एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो बट एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो रहा हो, या एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा हो. ये अलग अलग केसेस में पॉसिबल हैं कंडीशंस, और हम इसके पॉइंट्स टू पॉइंटर में इस पे देखेंगे भी. वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ये तो फ्री फॉल वाली कंडीशन में देखते हैं एट द हाईएस्ट पोजीशन. वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन भी जीरो है, बहुत सारे कंडीशंस में से पॉसिबल है. और एक ऐसा भी होता है वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, बट और एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, ये भी पॉसिबल है काफ़ी कंडीशंस में. तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, इसको हम लोग आगे भी देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे इसके कैसे फाइंड आउट किए जा रहे हैं इसको देखना कोई ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो ये फॉर्मूले और इसको अप्लाई करने के तरीके. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे ये जो वी नोट जैसा है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा. ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दे तो हमें एवरेज मिल जाएगा. ठीक है, बट अगर हमें पता करना होता है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये 3 केसेस पॉसिबल होते हैं. ये लिख लो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो सकता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो सकता है, और e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स भी हो सकता है. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस है, ये हम आगे देखेंगे भी और हमने देखा भी है ये ग्राफ में. ओके, दैट एन ऑब्जेक्ट, ओके, इक्वेशन 2.7 और ये 2.7 बी जो है ये बता रहा है दैट एन ऑब्जेक्ट हैज अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट x विथ एन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. ये वाला जब कब, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब. ओके, so this is the third equation of motion, v square is equal to u square plus 2ax. ओके, और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखे हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो याद याद तो होगा. तो एग्जांपल 2. obtain the equation of motion for constant acceleration using method calculus. अब यहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी बोलते हैं, और इसको अब इंटीग्रेट करते जाओगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा वेलोसिटी का डी एक्स बाई डी टी, और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एग्जाम्स में पूछे भी नहीं जा सकते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक नीट है. हमें यहाँ तो बस ये वाला फॉर्मूला ही मेन है जो याद रखना है. ओके, so important statement. The advantage of this method is that it can be used for motion with non-uniform acceleration also. कैलकुलस वाले मेथड का एडवांटेज बता रहा है. ठीक है, बट हमें तो इस चैप्टर में पहले ही बोल रखा था, हमें तो कांस्टेंट वाले को ही देखना है. ओके, एग्जाम्पल 2.3, उससे पहले देख लो एक फॉर्मूला.
अगर हमें कोई डिस्टेंस किसी सर्टेन टाइम पे निकालना होता है तो ये फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी या जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है प्लस a/2 2t माइनस, ओके, पता भी होगा। तो एग्जांपल 2.3, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी दे रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ओके, ये बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, यहाँ से किसी बॉल को थ्रो किया गया सेकेंड से, हाइट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो डिस्टेंस था ये 25 मीटर। हाउ हाई द बॉल राइज एंड सेकेंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक बॉल टू हिट द ग्राउंड, और यहाँ पे जी का वैल्यू 10 रखना है। तो हाउ हाई द बॉल राइज टोटल हाइट के लिए क्या निकाल सकते हैं, ये कितना ही हाइट गया टू स्क्वायर बाई, तो 400, तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 10, 40 मीटर्स, तो 40 प्लस 25 मीटर इज इक्वल टू 65 मीटर टोटल हाइट राइज। ये इसको इतना लंबा दे रखा है, ओके, तो मैं टाइम निकालना ना, वो टाइम निकालने के लिए पहले देख लेते हैं। दिस वाज द बिल्डिंग, बॉल थ्रो हुआ 20 मीटर से, तो इसके ऐसे कुछ गिरेगा ना, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए टाइम लगे कितने, इस पोजीशन तक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको लग जाएगा 2 सेकेंड, बस ये 20 मीटर के साथ है ना, तो 2 सेकेंड में ये 0 मीटर हो जाएगा ना इसका स्पीड। फिर हाईएस्ट पोजीशन, अब मैंने हाइट यहाँ पे क्या निकाला था 45 मीटर, ये टोटल हाइट था 45 मीटर, तो फ्री फॉल 45 मीटर होने के लिए क्या टाइम लगेगा, तो गैलीलियोस मेथड के हिसाब से 3 स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 45 मीटर, ओके, गैलीलियोस के हिसाब से हमें 3 सेकेंड्स लगेंगे, ओके, तो 2 सेकेंड ऊपर जाने में प्लस 3 सेकेंड टोटल फ्री फॉल के, तो ये 5 सेकेंड में बॉल हिट कर जाएगा, ओके। देख लेते हैं इसने कैसे सॉल्व करा है। देखो T1 इसने भी 2 सेकेंड निकाला है, और T2 ये फ्री फॉल वाला होगा, 3 सेकेंड निकाला, 5 सेकेंड, फिर टोटल हो गया 5 सेकेंड, ओके। सेकेंड मेथड में देखना ही, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल 2.4, यहाँ पे फ्री फॉल के बारे में बोल रहा है, सो डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्ट, 9.8 मीटर s to the power minus 2. Free fall is thus the case of motion with the uniform acceleration, okay. And the acceleration due to gravity, you know, it is always negative, जी जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है बिकॉज इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे इस ग्राफ में जब से दिखाया भी गया है, ये 80 ग्राफ है ना, तो 9.8 तो ये कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे नीचे में है ना, तो ये निगेटिव है इसलिए नीचे दे, हो गया। मोशन अंडर ग्रेविटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ अ एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे समझो, ये जो ग्रेविटी का जो वैल्यू जी होता है ना, ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्ट ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट ये जो मोशन है इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये सब कुछ नहीं दे रखा, वहीं दे रखा वेरिएबल एक्सेलरेशन विद टाइम, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद, हमने ग्राफ का तो देखना सीख लिया था ना, ऊपर में देख लिया था, चलो पर एनसीईआरटी तो हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम, ठीक है, तो ये वाला है वो ग्राफ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। सेकेंड ग्राफ कौन सा है, सेकेंड ग्राफ है ये किसका है, ये है वी टी के लिए कांस्टेंट,
वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और ये एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, और दिस इज वेरिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये देखो ऐसे है ना, तो दिस इज इंडिकेटिंग acceleration which is constantly increasing. Okay, variation of distance with time, ये constant acceleration को दिखा. Now the example 2.5, this is Galileo's law of odd numbers. So the distance traversed during a equal interval of time by body falling from rest tend to one another in the same ratio as the odd number beginning with the unity 1 3. अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है. प्रूफ क्यों ही करना है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इस स्टेटमेंट को आप मेमोराइज कर लो. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू भी रह चुका है. तो एग्जांपल 2.6, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, ये होता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. It is an important factor for road safety, depends upon the initial velocity, ये देख रहे हो, u initial velocity, and the braking capacity और deceleration. यहाँ पे acceleration तो है ना, वो deceleration रिप्रेजेंट कर रहा है, is caused by the braking. और यहाँ पे मास कोई फैक्टर नहीं होता, यहाँ पे मास डिपेंडेंट नहीं है. कोई एक्सप्रेशन दिखाने को बोल रहा है, यही एक्सप्रेशन है, देख लो, सेम थिंग एज गिवन हियर. माइनस दे रखा है ना, माइनस ले लो. तो ये वो गैलीलियोस के बोल रहे हैं. ठीक है, वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0. तो ये रेशियो है, और ये पीवाईक्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में भी आ रखे हैं कई बार. तो द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकेंड टू द सेकेंड सेकेंड टू द थर्ड सेकेंड is in the ratio of odd 1:3:5, and the similarly s1 distance s2 distance in third second distance travel, और ये रेशियो में होता है इवन वाले के. ठीक है, 149 सॉरी स्क्वायर में होता है ना, 1 स्क्वायर टू द 2 स्क्वायर, ऐसे टू द होल स्क्वायर, ऐसे करके. ये दोनों चीज़ों को दिमाग में रखना है. और ये वैलिड कब होते हैं, व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी. So let's come to the next page. Okay. क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड इन सेटिंग स्पीड लिमिट्स. स्कूल जोन होता है या कोई सड़कों पे लिखा होता है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड सर्टेन, ये जो होता है ना, लाइक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले फैक्टर पे डिपेंड करता है कि गाड़ी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगी. तो व्हाट इज द रिएक्शन टाइम व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन takes some time before to really respond. So reaction time is the time person need to observe, think and act. ठीक है, ऑब्जर्व भी करना है उसको, थिंक करना है और एक्ट करना है. रिएक्शन टाइम OT है. ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करते. नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज. ठीक है, ये जो अल्फा है ये तो आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बीटा है वो रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. इन चीज़ों को दिमाग में रखो. अल्फा T1 इज इक्वल टू बीटा T2, अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड बीटा इज इक्वल टू रिटार्डेशन. ठीक, रिटार्डेशन, और ये एक्सेलरेशन का कॉम्बाइंड फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा. और इन सबको तीनों इक्वेशन में आप रख सकते हो और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो अगर ऐसा कुछ क्रिएट होता है. एंड दिस इज अ टाइप ऑफ पीवाईक्यू आल्सो इन एम्स क्वेश्चन आ रखे हैं और जेई में भी. ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन टाइम के बारे में दे रखा है. ये कुछ नहीं, टाइम का फॉर्मूला है, सिंपली टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई g. So now summary. Point 1, an object is said to be in motion if its position changes with time. हमने देखा है, the position of an object specified with reference to a conveniently chosen origin or motion in a straight line, जिसको rectilinear motion बोलते हैं. Position to the right, the origin is taken as positive and this is taken as negative. Okay, point देखो next वाला, the average speed of an object, average speed, okay, is greater or equal to the magnitude of average velocity in a given time.
ये पॉइंट काफी सिमिलर है आपको डिस्टेंस के, ठीक है। डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्ले। So the next point, instantaneous velocity or simply velocity is defined as the limit of average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small। हमने ये भी देखा है पीछे, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है, सब देखा है पीछे। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल विच द चेंज हैज अकर्ड। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगेन वहीं डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो पे देखना है, इन्फिनिटेसली स्मॉल लिमिट लगाकर। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और जब हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते तो ऑलवेज वो जीरो आता है, ठीक है। तो अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट अगर वेलोसिटी का हमने डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाला, ऑफ कोर्स दैट विल बी जीरो, ओके। So the acceleration is zero and the xt graph is a straight line inclined to the time axis and the vt graph is a straight line parallel to the time axis। ये एक acceleration जीरो के लिए बता रहा है, हमने सब ग्राफ में देखा है। पॉइंट 5, the area under velocity time graph between t1 and t2 is equal to the displacement of the object during the interval of time। ये भी हमने देखा है एरिया को इंटीग्रेशन से रिलेट करके। पॉइंट 6, देख रहे हो ना, मतलब समरी में जो जो चीज़ें हमने सब ऑलमोस्ट पहले उसके डिस्कस कर लिया है, इससे काफ़ी डिटेल्ड मैनर में। सो दिस प्रूव्स दैट जो भी हाईलाइटेड पोर्शंस और जैसे भी हमने करा वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। पॉइंट 6, फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन द फाइव क्वांटिटीज कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल वाला एंड एक्सेलरेशन। ये जो होता है ना, ये पांचों चीज काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे देखो वही पांचों चीजें हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दैट्स द फाइव। ये वो पांच चीजें हैं। With the position of an object at t is equal to 0, particle starts at x is equal to x naught, the above equation is replaced by x minus x naught। इस x को रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं। ये देखो पाथ लेंथ इज नथिंग बट लेंथ, डायमेंशन क्या होगा, मीटर में होगा, डायमेंशन एल होगा और यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी सेम ही होगा। वेलोसिटी का भी तो सब जगह सेम ही होगा ना, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया एंड एल टी टू द पावर -1 डायमेंशन हो। अब इस चीज़ को याद रखना है दिमाग में, डायमेंशन किसको बोलते हैं और यूनिट किसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कंफ्यूज हो गया, यूनिट में इसको बोल दिया और डायमेंशन में। यूनिट इज द मीटर, मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन इज एल और एल टू द पावर 1 टी टू द पावर। अब यहाँ पे इंटस्टेनियस के बारे में दे रखा है और हमने काफ़ी पहले इंटस्टेनियस को डिस्कस कर लिया है। ये लिमिट डेल्टा टी का जीरो करके वन डायमेंशन इट साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन बिकॉज इट इज अगेन यहाँ पे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन ही मैटर करता। यहाँ पे एवरेज और इंटस्टेनियस का है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे एवरेज और इंटस्टेनियस एक्सेलरेशन के बारे में दे रखा है और इसका यूनिट तो ही होता है this unit and this is dimension L to the power 1 t। Now points to pounder, okay, काफी important है। The origin and the positive direction of an axis are matter of choice। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम origin किसको मानते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन किस साइड को मानते हैं। जनरली हम लोग राइट साइड को पॉजिटिव एंड लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, इफ अ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके। इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसको ये अगर एक पार्टिकल है उसका स्पीड अप हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा उस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल यू आर राइडिंग अ कार, आप स्ट्रेट जा रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ते जा रही है, ऑफ कोर्स दैट मींस यू आर इंक्रीजिंग द एक्सेलरेशन, ओके। और नेक्स्ट देखो, इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग,
सेम चीज़ अगर आपकी कार सीधी जा रही है और उसकी स्पीड कम होते जा रही है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन opposite to that of the velocity. Sorry for this. So the next point, point 3. Sign of acceleration does not tell whether the particle speed is increasing or decreasing. Yeah. The sign of acceleration, as mentioned in point 3, depends upon the choice of the positive direction of the axis. तो ये हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है ना, इफ द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज चूजन टू बी पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, ऑफ कोर्स द लोअर वन विल बी नेगेटिव. So if a particle is falling under gravity, this acceleration though negative results in increase in speed. ठीक है, acceleration तो negative था बट यहाँ पे स्पीड अभी भी इंक्रीज कर रही है, ये पॉइंट 3 से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। देख रहे हो कितनी डेप्थ की चीजें बोल रहे हैं। The acceleration due to gravity is negative. If a particle is falling under gravity, this acceleration though negative results in increase in speed. ठीक है, for a particle thrown upward, the same negative acceleration of gravity results in the decrease in speed. अब हमने यहाँ पे क्या देखा था पॉइंट 2 में, अगर वह स्पीड अप कर रहा है, एक्सेलरेशन वहाँ पे डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है. अगर स्पीड डाउन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है, एक टाइप से समझ. बट दिस पॉइंट 3 अलग ही बोल रहा है. देखो क्या बोल रहा है, साइन ऑफ एक्सेलरेशन डजंट टेल अबाउट द पार्टिकल स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज और गोइंग टू डिक्रीज. तो ये पॉइंट 2 और 3 पर स्पेशल आप ध्यान दे लेना, ठीक है. पॉइंट 2 एंड 3 इज इंपॉर्टेंट. तो पॉइंट 4, द जीरो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई जीरो एक्सेलरेशन. ये हमने देखा है, ऊपर में देखा हुआ. एट एन इंस्टेंट ये फ्री फॉल को बता रहा है. अ पार्टिकल मे बी मोमेंटली एट रेस्ट येट have non-zero acceleration. Example दे रखा, a particle thrown up has zero velocity at as the upmost point, highest position पे उसके, but the acceleration at that instant continues to be accelerated due to the gravity जिसका value g होता है, जो fix होता है. Point 5, in the kinematic equation of motion 2.9, the various quantities are algebraically, they may be positive or negative. The equations are applicable in all situations for one dimension motion with a constant. ये हमने देख रखा है, constant acceleration के वैलिड होता है. Point 6, the definition of instantaneous velocity and acceleration are exact and are always correct, while the kinematic equations are true only for motion in which the magnitude and the direction of acceleration are constant during the course of motion. ये क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए ये हमेशा ही सही और एग्जैक्टली और करेक्ट बोला जाता है. डेफिनेशन करेक्ट बैठता है बिकॉज वी आर फाइंडिंग एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम. बट सेम चीज काइनेमेटिक मोशन में सही नहीं हो पाता हर बार. ये सिर्फ तभी सही होता है जब मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन. So here is completed. Okay. हमने इतना देख लिया, ये पूरी एनसीईआरटी थी. ओके, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज वी हैव टू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, एंड द एग्जाम्पलर ऑल्सो. जब हम ये दोनों कर लेंगे, ये दोनों क्या होते हैं हमारे चैप्टर कंप्लीट, एग्जाम्पलर एंड एक्सरसाइज. और इसकी एक अलग सीरीज आएगी इन विच विल कवर ऑल द चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स के 11+12 विल डू ऑल इन फिजिक्स ऑल्सो, इन केमिस्ट्री ऑल्सो. ओके, so thanks for watching and do subscribe and like and comment the part जो आपको अच्छा लगा हो या you think अगर इसमें कुछ करेक्शन या सजेशन. okay.